नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 फरवरी और 20 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो जीके जिसके 20 प्रश्न पूछे गए थे वो 20 प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं, और इसका जो सारा जो श्रेय है आपकी नितिन मीना, जो कि आपके राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी तो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि पीडीएफ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 919, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो बाल लिंगानुपात को काउंट जो है शून्य से 6 वर्ष के बीच की उम्र के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां की संख्या के रूप में क्या आता है। ठीक है, तो 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था, 11 में 919 है, और सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला अगर राज्यों की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, जहाँ पर 972 है। जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है हरियाणा में है, 834 प्रति हज़ार। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बाल लिंगानुपात सबसे अधिक अर्थात 268 है, जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात दिल्ली का है, 871 है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को है जो कि आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले जो है ज़्यादा जो है आप लोग मॉक टेस्ट और PYQ जो है आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। और मॉक टेस्ट और PYQ जो है वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको एकमात्र प्लेटफॉर्म जो है टेक्स्ट बुक वहाँ पर मिल जाता है। और अभी आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लोग लेते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में जो है मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे जो है अपना पूरा रिफंड भी जो है ले पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट कराता हो, रेलवे कंडक्ट कराता हो, बैंकिंग कंडक्ट कराता हो, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सारे एग्ज़ामों लगभग यहाँ आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का जो है 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 80,000 मॉक टेस्ट, 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस PYQ जो कि देखने को मिलता है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, जाइए और इस ऑफर का जो है आप लाभ उठाइए। हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि मोहिनीअट्टम जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से एक आपका मोहिनीअट्टम है जो कि केरल का है, और केरल से ही संबंधित आपका कथकली भी है। मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य। इसकी उत्पत्ति जो है 16 शताब्दी ईस्वी में जो है मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में जो है वह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2024 में जो है किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिनेता मिथुन, इसका राइट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। भारत सरकार के द्वारा 1969 में स्थापित इस पुरस्कार का नाम जो है दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है, जो कि महानिदेशक थे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को जो है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है प्रधान सचिव कौन है 2024 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके डॉक्टर PK मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया था। और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। हर दिसंबर उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य महोत्सव नामक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है।
यह 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक जो है आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यह उत्सव भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई अन्य नृत्य रूपों का जो है प्रदर्शन है। और यह प्रतियोगिता महोत्सव में 30 भारतीय 10 विदेशी कलाकार जो है आपका भाग लेते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में जो है वो आपका शामिल किया गया है। और जगन्नाथ यात्रा जो है आपका उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वही आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल होता है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो कि अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेखित है और भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। इसी के अवसर पर जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी संचालन करती है। यह राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन नहीं करती है। इसके लिए जो है भारत के संविधान का एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो मौलिक अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में आता है। भाग की बात करेंगे तो भाग 3 में आता है। इसके अलावा कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार 300 के क में शामिल कर दिया गया। कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक चला। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला। लक्ष्य 2.1 रखा गया। इसे जो है हेराल्ड डबल मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा कृषि पर इसका विशेष जोर दिया गया था। दूसरी का बात करेंगे 56 से 51 चला, 4.5 लक्ष्य था। औद्योगिकरण इसका केंद्रित था और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। थर्ड वाला गाडगिल योजना था, विकास लक्ष्य 5.6 था, तो इसको भी याद रखिएगा। और पाँचवा वाला जो है वो आपका डीपी धर्म मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य 4.4 और कार्यकाल से 1974 से 1979 तक का था। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुआ, तो राइट आंसर 13 मई 2020 होगा। भारत सरकार के द्वारा 13 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो शुरू किया गया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर विनायक सावरकर इसका राइट आंसर होगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि IFSC कोड जो है वो कितने अंकों का होता है, तो IFSC कोड की जब हम लोग बात करते हैं तो IFSC कोड जो है वो आपका 11 अंकों का होता है, तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, IFSC कोड का फुल फॉर्म है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, जो कि 11 अंकों का अक्षरांकीय कोड है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण NEFT नेटवर्क के भीतर बैंक शाखाओं के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया गया है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों जैसे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यह कोड एक बैंक से दूसरे बैंक में निधि अंतरण के लिए किया जाता है। हर बैंक शाखा का द्वितीय कोड होगा, जो कोई भी 2 शाखाओं कभी एक जैसी नहीं होगी। एक IFSC में IFSC के पहले 4 जो अक्षर होते हैं वो बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। और अंतिम 6 अंक जो है शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वां अंक शून्य होता है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के 11 अंकों का IFSC कोड पहले 4 अक्षर आपका SBIN होगा और अंतिम 6 अंक एक विशिष्ट शाखा का कोड का जो प्रतिनिधित्व वो करेगा और एक आपका बीच वाला अंक शून्य होगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो राइट आंसर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था। यह योजना 1961 से 1966 के बीच जो है आपका लागू हुआ था। बाकी आपको PDF में हम यहाँ पर
फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट कितना है, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना है, किस मॉडल पर आधारित है, किस पर फोकस था, ये प्लान सक्सेस हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको PDF में दे देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा और इस PDF का लाभ जरूर उठाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्व और यौगिक का जो है मिश्रण आपको जो है वर्गीकृत करना था। ठीक है, जिसमें से शायद आपके ऑप्शन में जो है वो दिया गया था लोहा, मीथेन और समुद्र जल। ठीक है, लोहा, मीथेन और समुद्री जल। ठीक है, यही आपका जो है राइट आंसर था। ठीक है, तत्व में लोहा था, यौगिक में मीथेन था और मिश्रण में समुद्री जल था। ठीक है, तत्व और यौगिक जो होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण में सभी भागों का संगठन एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल खो खो गर्ल्स चैंपियनशिप 2023 में विजेता कौन बना। तो इसका राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी आवास आपका क्या है। तो पारिस्थितिकी आवास वह जगह है जहाँ कोई जीव रहता है या किसी प्रजाति के लिए भोजन, आश्रय और साथी खोजने के लिए जरूरी सभी चीज़ें मुहैया कराता है। पारिस्थितिकी आवास के बिना जैव विविधता को नुकसान पहुँच सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शकों को जो है डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इंडो-सिथियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शकों को जो है इंडो-सिथियन के नाम से भी जो है जाना जाता है और ये ईरानी खानाबदोश लोग थे। शकों ने उत्तर पश्चिम भारत में इंडो यूनानियों को हराकर भारत पर आक्रमण किया था और शक क्षत्रप उत्तर पश्चिम भारत में क्षत्रपों के 2 राजवंशों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजा वैद्यनाथन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन को वर्ष 2002 में पद्मश्री, वर्ष 2013 में पद्म भूषण का अवार्ड से सम्मानित किया गया। सरोजा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय गणेश नाट्यालय की भी स्थापना की थी और भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का जो है 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया था। उनका जन्म 1937 में बेल्लारी कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु नदी जो है डैश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ले होगा। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई लेह में भारत में प्रवेश करती है। लेह से कुछ दूरी पर भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी बाईं और इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी मिलती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका राइट आंसर आपका जेवलिन थ्रो होगा। नीरज चोपड़ा इज इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड जूनियर commissioned officer in Indian Army. And Neeraj Chopra competes in the javelin throw and he won a gold medal in 2018 Asian Games with the national record of 88.06 meter. And he also clinched the gold medal in 2018 Commonwealth Games. And he was the 2016 IAAF World Under-20 Championship and set the world junior record of 86.48 meters at the Under-20 Championship. And Neeraj Chopra was selected as a flag bearer at the opening games of ceremony for India at the 2018 एशियन गेम्स। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपको बताते हुए चलें कि आपके एग्जाम में अगर 1-2 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आप जो है हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास ई-बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं विद MCQ प्रश्नों के साथ, जो कि आगे की एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। दिसंबर 2024 तक इसमें फैक्ट और प्रश्न आपके अपडेटेड हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। मात्र 49 नंबर पर आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप इसे बाय करते हैं इन 2 व्हाट्सएप नंबरों से तो आपको जो है ये PDF जो है आपको फ्री दिया जाएगा, जिसका अलग से शुल्क 25 रुपये था, जिसमें आपको अभी तक के जितने भी शिफ्ट में SSC एग्जाम हुए हैं वो प्रश्नों का संग्रह है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर सिर्फ आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप मात्र 25 रुपये में ले सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर आपका सेम है, तो आप लोग जाइएगा और उसका लाभ जरूर उठाइएगा। इसके अलावा जो है हिंदी में और कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में जो है वो पूछा गया था, जैसा कि हिंदी में जो है आपका पूछा गया निर्मल शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो निर्मल शब्द की विलोम शब्द की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका मलिन। ठीक है, निर्मल शब्द का विलोम शब्द आपका मलिन हो जाएगा। निर्मल शब्द का मतलब स्वच्छ और साफ होता है, वहीं मलिन शब्द का अर्थ गंदा और मल युक्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि अक्कर दिखाना जो है उसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अक्कर दिखाना, तो अक्कर दिखाना मुहावरा का अर्थ की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है अभिमान करना या घमंड करना।
तो अभिमान करना या घमंड करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद कीजिएगा। या जिद्दी होना, ये भी आपका हो सकता है, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया हो, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो है आपका पितृसस्व का जो है आपका तत्सम पूछा गया था। पितृसस्व का तत्सम पूछा गया था, चाहे पितृ तत्व होगा, ठीक है, मे भी आपका, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा आपका पितृ तत्व ही होगा। ठीक है, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। स्लम्स डॉग जो एक आपका मूवी आया था, उसमें गाना कोई था, उसका आपका राइटर का नाम पूछा गया था, तो ए आर रहमान जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा गाने को कर्षत करते हैं, इस शुद्ध रूप आया था, इसी प्रकार का कोई एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है ये सारे प्रश्न आपके घुमा फिरा के स्टूडेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिए। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो जाइए। और टेक्स्ट बुक ईयरली 5 कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड APG के साथ मात्र 615 रुपये में ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।